तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हम गए थे केमिस्ट्री के हिस्ट्री में और वहाँ पर हमने देखा कि आचार्य कंदा ने जॉन डाल्टन से 2500 ईयर्स पहले हमें कुछ ऐसे इनडिविजिबल पार्टिकल्स के बारे में बताया था जिससे सारे सब्सटेंसेस बने होते हैं और इन पार्टिकल्स को अब हम बोलते हैं एटम्स। तो इस बार थोड़ा अपनी हिस्ट्री में जाओ और याद करो हिस्ट्री। तो हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कोई मास होता है उसे हम मैटर बोलते हैं। और हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मैटर से ही बनी होती है। फिर चाहे आपके सराउंडिंग में आपका टेबल हो, आपका घर हो, और चाहे वो मून हो या स्टार्स, ये सभी चीज़ें मैटर से बनी होती है। और जैसा कि हम सबको पता है कि मैटर मेनली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो मैटर के इन तीनों भी स्टेट में पार्टिकल्स के डिफरेंट अरेंजमेंट के वजह से इन तीनों स्टेट के कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसीलिए सॉलिड स्टेट का शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड होते हैं। और लिक्विड में पार्टिकल क्लोज तो होते हैं बट वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनका शेप डिफाइन नहीं होता बट वॉल्यूम डिफाइन होती है। और इसीलिए किसी भी लिक्विड को आप जो भी कंटेनर में डालते हो वो उसी का शेप ले लेता है। और बात करें गैसेस की, तो गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और इसलिए गैसेस के पास ना ही डिफाइन शेप होता है और ना ही डिफाइन वॉल्यूम। और इतना ही नहीं, मैटर के ये तीनों भी स्टेट इंटर कन्वर्टेबल भी है। जैसे पहले आइस मेल्ट हो जाता है और फिर वो लिक्विड बन जाता है, मीन्स वाटर बन जाता है, और फिर ये वाटर ही इवेपोरेट हो जाता है और गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो पहले ये था सॉलिड, फिर ये लिक्विड में चेंज हुआ और फिर ये गैस बन गया। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था। तो हाँ, यह आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था, बट हमारे 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो जिन लोगों को ये सब कुछ याद है वो इस टॉपिक को आगे कर सकते हैं। आपको टाइमलाइन में चैप्टर्स दिख रहे होंगे। और जो लोगों की याददाश्त कमज़ोर है या जो लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास बंक करके फुटबॉल खेल रहे थे वो देखते रहो। तो अब हमारे सराउंडिंग में सब कुछ मैटर से बना होता है, बट हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो तो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसीलिए इसे और अच्छे से जानने के लिए हमने मैटर को आगे क्लासिफाई किया है। तो मैटर को सबसे पहले हमने डिवाइड किया मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस में। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर बना हो, उन्हें हम बोलते हैं मिक्सचर्स। जैसे हमारे फूड आइटम्स, या फिर आपने कभी कुकिंग की होंगी तो आपको पता होगा, या कुकिंग जिसने नहीं की होंगी उसको भी पता होगा कि जब हम फूड बनाते हैं, जब हम कुकिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम मिक्स करते हैं। जैसे एक कॉफ़ी में भी मिल्क, शुगर और कॉफ़ी मिक्स होती है, तो ये एक मिक्सचर हुआ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं और उनका स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। और आपके अराउंड आपको जो भी चीज़ें दिखेंगी उसमें से ज़्यादातर मिक्सचर्स ही होती है। तो मिक्सचर्स को आगे हमने डिवाइड किया है होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जैसे हमारी एयर, मीन्स हमारे अर्थ की एयर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जो कभी भी सेम प्रपोर्शन में प्रेजेंट नहीं होते हैं और वो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, जैसे सैंड एंड वाटर एंड सॉल्ट एंड ऑयल। या फिर आपके ड्रिंक्स में जो आइस क्यूब होती है वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो एलिमेंट सब्सटेंस का प्योर फॉर्म है और इसमें सिर्फ एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं, और कंपाउंड्स एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, बट ये हमेशा सेम प्रपोर्शन में होता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, बट इसका रेशियो फिक्स होता है।
जैसे वाटर ओशियन का हो या फिर एक्वागार्ड का। उसमें एक ऑक्सीजन का एटम होता है और 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। और यहाँ पर कंपाउंड्स में एक बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो एलिमेंट से बने होते हैं ज़रूरी नहीं है कि इन कंपाउंड्स में भी वही प्रॉपर्टीज़ हो। जैसे वाटर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन बर्न होता है पॉप साउंड के साथ और ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, ये तो हम जानते ही हैं। बट ये दोनों कंबाइन होकर जब वाटर बनते हैं, अब वाटर को हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। तो कितना डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ में और वाटर की प्रॉपर्टीज़ में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हो इनसे मिलकर जो कंपाउंड बनेगा उसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अभी हमने देखा कि मैटर क्या होता है और हमने कैसे मैटर को क्लासिफाई किया है। तो अब हमारे इन्वायरमेंट में इतने सारे यूनिक सब्सटेंसेस है और इन सारे सब्सटेंसेस की यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। बट इन सारे सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बात कर रहे हैं उस सब्सटेंस के कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जैसे चीज़ों की। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है उस सब्सटेंस का कंपोजिशन और वो सब्सटेंस एसिड्स और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है एक्सेट्रा। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करना है तो हमें उस सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो सब्सटेंस मैटर के एक टाइप से दूसरे टाइप में कैसे चेंज होगा ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। और इसीलिए किसी भी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए हमें उस सब्सटेंस को रिएक्ट करना होता है किसी और सब्सटेंस के साथ, जिससे हमें उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। बट ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से होता क्या है? तो हमारे केमिस्ट किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके उस सब्सटेंस का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र कैसे करते हैं? मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से मेरा मतलब है लेंथ, एरिया और वॉल्यूम जैसी प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल हमें एक रूम की लेंथ मेज़र करनी है, तो मान लो मेरे रूम की लेंथ है 6 मीटर। तो यहाँ पर 6 एक नंबर है और एम से हम डिनोट करते हैं मीटर को, जो एक यूनिट है लेंथ को मेज़र करने का। पहले मेज़रमेंट के लिए 2 यूनिट थे, इंग्लिश यूनिट और मेट्रिक यूनिट। इन दोनों यूनिट्स को वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में यूज़ किया जाता था और मेट्रिक सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में 18th सेंचुरी में। बट इसके बाद हमारे साइंटिस्ट को लगा कि हमें कोई एक कॉमन यूनिट की ज़रूरत है, मीन्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत है। इसके बाद हमने बनाया द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मीन्स SI। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI को इस्टेब्लिश किया गया था वेट और मेजरमेंट के 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में। और SI सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स होते हैं, जैसा कि आप टेबल 1.1 में देख सकते हैं। और ये 7 बेस यूनिट्स के बारे में हमें डिटेल में दिया गया है आपके फिजिक्स के चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। तो उसकी वीडियो भी 2 दिन बाद आ जाएंगी, उसे भी ज़रूर देख लेना। तो SI सिस्टम के बारे में सब कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक मास और वेट के तरफ। तो अब मास और वेट क्या होते हैं? एक सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम मास बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है ये हेडफोन, तो ये हेडफोन में कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे मास। और वेट, तो वेट मैटर को मेज़र करने के लिए नहीं होता है। वेट बस वो फोर्स है जो ग्रेविटी इस हेडफोन पे लगा रही है। मीन्स अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस हेडफोन पे कुछ फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को ही हम बोलेंगे वेट। और यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी मिथ भी टूटने वाली है। आपने आज तक जब भी अपना वेट गिना है जो केजीज में होता है, वो एक्चुअली में आपका वेट था ही नहीं, वो एक्चुअली मास था। और मास और वेट को और इजीली हम ऐसे समझ सकते हैं, तो समझ लो आप किसी दूसरे प्लैनेट में चले जाते हो, समझ लो आप मून या फिर मार्स पर चले जाते हो, तो वहाँ की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की जितनी तो है नहीं,
तो मून की ग्रेविटी ऑलमोस्ट अर्थ से 1/4 है, तो वहाँ पर आपका जो वेट है वो भी 1/4 हो जाएगा। लेकिन मास मीन्स आप में कितना मैटर प्रेजेंट है वो अर्थ में भी सेम होगा, मून पे भी सेम होगा और मार्स पे भी सेम होगा। आप यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ तो आपका मास सेम रहेगा, और मास को हम केजीज में काउंट करते हैं और वेट को न्यूटन में। तो इसका मतलब आप वेट बोल के अब तक जो काउंट कर रहे थे वो वेट नहीं मास था, जैसे हमने मैटर की डेफिनेशन में ही देखा था। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसका कोई मास हो। मास के बारे में तो हमने अभी पढ़ा, बट एक सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। और किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम को हम मेज़र करते हैं लेंथ क्यूब में, और लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। बट अगर हमें हमारी लैबोरेटरीज में कोई स्मॉल चीज़ का वॉल्यूम मेज़र करना है तो हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर क्यूब का। और अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम किसी भी लिक्विड का मेज़र करना हो तो हम वहाँ पर लीटर का यूज़ करते हैं। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेज़र करने के लिए हमने कुछ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी बनाई हैं, जो आप फिगर 1.7 में देख सकते हो। तो मास एंड वॉल्यूम मीन्स इस हेडफोन में कितना मैटर प्रेजेंट है और ये हेडफोन कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इन दोनों में बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि समझ लो इस हेडफोन में मैटर है 200 ग्राम्स, बट ये हेडफोन स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और अगर इसका सेम मैटर है 200 ग्राम्स और ये कम स्पेस में आ जाए, ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करे, इसका मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो कम होंगी। बट ये पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है ये हम कैसे काउंट करेंगे? तो इसे हम काउंट करते हैं डेंसिटी में। एक सब्सटेंस की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके बीच के पार्टिकल्स का गैप उतना ही ज़्यादा कम होगा, और इसीलिए जो सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो आपको ज़्यादा वेटेड भी लगेगा, क्योंकि उसमें कम स्पेस में ज़्यादा मैटर प्रेजेंट होगा। और अब तक इस यूनिवर्स का सबसे डेंस ऑब्जेक्ट है, नहीं मैं मजाक कर रहा था। अब तक इस यूनिवर्स में हमें जो सबसे डेंस ऑब्जेक्ट मिला है वो है ऑस्मियम, और ये अब तक का सबसे डेंस ऑब्जेक्ट है जो हमें मिला है। तो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में तो सभी को पता है, और यहाँ पर 3 कॉमन स्केल्स है जिसमें हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल, सेकेंड है फ़ारेनहाइट और थर्ड है केल्विन। जनरली सेल्सियस स्केल का थर्मामीटर होता है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तीनों भी स्केल एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो कैसे वो हम अब देखेंगे। जैसे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। मतलब आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके कोई भी टेम्परेचर जो सेल्सियस में दिया है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो, और इसीलिए ये फॉर्मूला फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन भी शो करता है। और ऐसे ही केल्विन का तो सबको पता है, अगर याददाश्त अच्छी है और फुटबॉल नहीं खेल रहे थे तो बस आपको सेल्सियस में 273.16 ऐड करना है और वो बस कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। और यहाँ पर इन तीनों स्केल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे सेल्सियस स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल है, बट यही केल्विन स्केल में पॉसिबल नहीं होता है। बट ऐसा क्यों होता है तो ये भी आपको पता चलेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाली वीडियो देखना भी बिल्कुल मत भूलना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने एनसीईआरटी के चैप्टर्स को समझ पाए। और अगर आप ऐसे ही सब कुछ मुझसे पढ़ना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।